Welcome back, everyone. Am I Hello, audible? Anshu. Yes, you are Himanshu. audible. Okay, great. So, guys, हम पढ़ रहे थे फ्लूइड थ्योरी के बारे में. सो आई होप बेसिक आइडिया सबका क्लियर हो गया होगा कि इस थ्योरी में क्या क्या कहा गया है. साइंटिस्ट जो हमारे फ्लूइड हैं, ठीक है, उनके अकॉर्डिंग क्या क्या है उन्होंने बताया गया है, क्या क्या थ्योरीज उन्होंने बताई है, कैसे कैसे हमारी जो पर्सनैलिटी होती है वो कैसे डिटरमाइन होती है. सो बेसिकली यहाँ पे दो चीजें हैं. एक तो यहाँ पे जो कॉन्शियसनेस बताई गई है, दैट इज बेसिकली द लेवल जो हमारा होता है, माइंड का जो लेवल होता है, कॉन्शियसनेस, अनकॉन्शियसनेस एंड प्री कॉन्शियसनेस, या जिसको हम सब कॉन्शियसनेस भी कहते हैं. सो ये हमारे तीन लेवल्स हैं. और इसके बाद आते हैं तीन चीजें जो ईड, ईगो एंड सुपर ईगो. ठीक है, ये होते हैं कि हमारे जो थॉट प्रोसेस जो होता है ना हमारा, कि किस टाइप का थॉट प्रोसेस है. ईड, सुपर ईगो, ईगो, ये तीनों जगह हो सकते हैं. ये कॉन्शियस में भी हो सकता है, प्री कॉन्शियस में भी हो सकता है. लेकिन ईड जो हमारा होता है ये पूरा अनकॉन्शियस में होता है, इसमें कॉन्शियसनेस कभी नहीं आएगा. ठीक है, जैसे अभी किसी ने बोला था, क्लास खत्म होने से पहले पूछ रहा था कि कौन सी चीज कहाँ पे लाई करेगी, ये एक बार मेरे को बता दो. तो मैं एक बार मैं बता देता हूँ, एक्सप्लेन कर देता हूँ. तो तीन चीजें आपको पता चल गई. कॉन्शियसनेस क्या होता है, प्री कॉन्शियसनेस क्या होता है, और कॉन्शियसनेस क्या होता है. ठीक है, ये हो गया माइंड को हमने कैसे डिटरमाइन किया है. अब हमने खुद को कैसे डिटरमाइन किया है, इंडिविजुअल को कैसे डिटरमाइन किया है. किसने? फ्रूट जो साइंटिस्ट था उसने कैसे डिटरमाइन किया है. उसने तीन पार्ट में डिवाइड कर दिया है. फर्स्ट इज योर ईड, सेकंड इज योर सुपर ईगो एंड थर्ड वन इज योर ईगो. ठीक है. तो जो ईड होता है ये हमारा फुल जो पार्ट होता है, आप देख पा रहे हो कि जो ईड है ना हमारा, ये पूरा हमारा क्या है, ये अनकॉन्शियसनेस के अंदर आता है. ठीक है. और हमारा जो सुपर ईगो हो गया, ये सुपर ईगो हमारे यहाँ से लेके यहाँ तक है पूरा. ऊपर भी है ये सी लेवल से, और नीचे भी है. ये तीनों जगह लाई कर रहा है, अनकॉन्शियस में भी, सबकॉन्शियस में भी, और कॉन्शियस में भी. ये सुपर ईगो हो गया हमारा. और जो ईगो हो गया हमारा, ये कॉन्शियस में भी है और प्री कॉन्शियस में भी है. ठीक है, लेकिन ये अनकॉन्शियस में नहीं आता, ये जो ईगो पार्ट होता है. तो बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, जो अब दो ही लेवल होते हैं, एक ईड और एक सुपर ईगो. ईड में हम कुछ भी नहीं देखते हैं, सिर्फ आंख बंद करके सिर्फ अपनी डिजायर को कंप्लीट करते हैं. हमारे डिजायर, हमारे मोटिव्स, हमारे जितनी भी हमारी जो चाहते होती हैं उन सबको हम कंप्लीट करते हैं. और सुपर ईगो में क्या होता है, सुपर ईगो में हम डिसीजन लेते हैं कि हमारा एज ए सोसाइटी, एज ए एटमोस्फेयर, एज ए जो मेरा जो भी मेरा सराउंडिंग्स है, वो कैसे मेरे को कोई डिसीजन लेना है जो सबके लिए सही रहेगा. ठीक है, तो वो आता है हमारा सुपर ईगो के अंदर. तो और ईगो क्या होता है, ईगो होता है इन दोनों के बीच का कंफ्लिक्ट, जो हमारे डिजायर भी पूरी करेगा और हमारी ये भी देखेगा कि सोसाइटी के अकॉर्डिंग वो चीज सही है या गलत है. तो बेसिकली ये तीन चीजें होती हैं. तो अगर मैं इसको, और अगर मैं अपने वर्बल, अगर अपनी मैं खुद की लैंग्वेज में अगर मैं एक्सप्लेन करूं, तो बेसिकली जैसे हम कहते हैं ना, हम नॉर्मली यूज करते हैं कि यार तू मैच्योर नहीं हुआ अभी. ठीक है, तू तो अभी बच्चा है. या फिर हम बोलते हैं भाई यू आर एडल्ट. ठीक है, तो जैसे हम बोलते हैं ना, चाइल्ड, एडल्ट एंड मैच्योर. ठीक है, तो ये बेसिकली ये भी यही चीजें होती हैं. ठीक है. तो ये जो हमारा बेसिकली जब हम छोटे होते हैं तो ईज हमारा सबसे ज्यादा जो डिटरमाइन करता है हमारी पर्सनालिटी को. देन जब हम एडल्ट्स में आते हैं तो ईगो पार्ट होता है हमारा, जो धीरे हम कुछ चीजें सीख जाते हैं एज ए सोसाइटी कि हाँ यार, मेरे को सोसाइटी में मैं रह रहा हूँ तो मेरे को ये नहीं करना है. लेकिन मैं मोस्टली मैं डिपेंड रहता हूँ अपने ईड पे, अपनी डिजायर्स पे, कि मुझे अपनी डिजायर्स कंप्लीट करनी है. लेकिन जब हम मैच्योर हो जाते हैं, जैसे अब अकॉर्डिंग टू जो नॉर्मल जो लोग यूज करते हैं लैंग्वेज, कि भाई नहीं, अभी तो तू 18 का है, अभी तो तू 18 प्लस हुआ है, 19, अभी तो तू बच्चा है, अभी तो तेरे को पता, अभी तो मैच्योर नहीं हुआ है. ठीक है. लेकिन जैसे कोई 25 प्लस हो जाता है तो हम कहते हैं कि हाँ यार, अब ये लड़का मैच्योर हो गया, अभी इसको पता है कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या डिसीजन लेना है. ऐसे बोलते हैं ना, घर वाले भी ऐसे बोलते हैं कि भाई इसकी शादी करा दो तो ये मैच्योर हो जाएगा. ठीक है. तो होता क्या है कि हम सुपर ईगो वाले पार्ट को ज्यादा यूज करते कि नहीं यार, अब तो मेरी शादी हो गई, या अब तो मैं बड़ा हो गया, तो अब मेरे को ऐसे मैं सारा दिन अगर दोस्तों के साथ घूमूंगा तो अच्छा नहीं लगेगा, अगर मैं ऑफिस नहीं जाऊंगा, कमाऊंगा नहीं तो अच्छा नहीं लगेगा. तो मैं ज्यादा किस पे डिपेंड कर रहा हूँ, अपने सुपर ईगो वाले पार्ट पे डिपेंड कर रहा हूँ. ठीक है. तो ये चीज हमारी यहाँ पे क्लियर हो गई है, तो कैसे कैसे उसने एक्सप्लेन किया था पर्सनालिटी को, कैसे कैसे डिटरमाइन किया था. अब यहाँ पे एक नई चीज आती है, जो ईगो को उसने एक्सप्लेन किया है, जो कंफ्लिक्ट करता है किसके बीच में, ईड और सुपर ईगो के बीच में कंफ्लिक्ट करता है. ठीक है. तो ईगो में हम क्या करते हैं, जो हमारी डिजायर्स होती है ना, जो यहाँ पे डिजायर्स होती हैं ईड के अंदर, इसको मैं डिफेंस मैकेनिज्म यूज करके इसको मैं नेग्लेक्ट करने की कोशिश करता हूँ, डिजायर को नेग्लेक्ट करने की कोशिश करता हूँ, या फिर मैं सुपर ईगो को नेगलेक्ट करने की कोशिश करता हूँ. यहाँ पे कंफ्लिक्ट करता हूँ इन दोनों के बीच में, ईगो वाले पार्ट में. कैसे करते हैं, लेट मी शो यू. सो यहाँ पे डेफिनेशन दी हुई है, सबको ये समझ में आई गई होगी.
the id resides in the unconscious level, refers to the unconscious desires, is governed by the pleasure principle. ठीक है, ये एक दूसरा इंपॉर्टेंट यहाँ पे वर्ड आ जाता है, मैंने एक पहले बताया था, एक अनकॉन्शियस मोटिव्स। इस थ्योरी के अंदर एक पहले जो मेन वर्ड था हमारा अनकॉन्शियस मोटिव्स, जब भी आप इसकी डेफिनेशन लिखोगे, मोस्ट प्रोबेबली एग्जाम में आने के पूरे चांसेस हैं इस थ्योरी के, तो इसको एक्सप्लेन करोगे तो सबसे पहला सेंटेंस आपका ये रहेगा कि दिस इज एक्सप्लेन्ड बाय दिस साइंटिस्ट एंड इट एम्फसाइज, क्या एम्फसाइज करता है, द रोल ऑफ अनकॉन्शियस मोटिव्स, डिजायर्स एंड फोर्स। ये हमारी एक लाइन हो जाती है यहाँ पे। देन हमारा जो नेक्स्ट आता है ये डायग्राम, ये डायग्राम आपको वहां पे बता के बताना पड़ेगा और इन सब चीजों को एक्सप्लेन करना पड़ेगा, व्हाट इज ईड एंड व्हाट इज योर सुपर ईगो एंड व्हाट इज ईगो, और ये कहाँ कहाँ लाए करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो ईड होता है रिजाइड्स करता है अनकॉन्शियस लेवल में, और ये क्या करता है, गवर्न करता है। ये ईड के अंदर, ईड किसको एक्सप्लेन करता है, ईड वर्क करता है हमारे प्लेजर प्रिंसिपल पे। प्लेजर प्रिंसिपल पे मतलब हमारे जो डिजायर्स होती हैं उस पे ही वर्क करता है ओनली ये। तो ईड लेवल, ईड लेवल के लिए मेन वर्ड हो गया हमारा प्लेजर प्रिंसिपल। ये किस पे, किसके अकॉर्डिंग वर्क करता है, ये प्लेजर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग वर्क करता है। इज दैट यू वांट टू सेटिस्फाई और फुलफिल योर डिजायर्स इंस्टेंटली। ठीक है, ये कह रहा है कि हम, मुझे अपनी जो डिजायर्स हैं वो सेटिस्फाई करना, उसको इंस्टेंटली, उसी टाइम पे मुझे वो डिजायर कंप्लीट करनी है। डिसरिगार्डिंग द सिचुएशनल फैक्टर। डिसरिगार्डिंग मतलब कि सिचुएशनल फैक्टर चाहे कोई भी हो, कोई भी सिचुएशन हो, कोई भी सोसाइटी कुछ भी कहे, मेरे को कोई भी उसका रूल हो, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, मुझे बस अपनी डिजायर्स पूरी करनी है। तो ये हो गया मेरा ईड पार्ट। देन सुपर ईगो। सुपर ईगो रेफर्स टू द मोरल साइड। सुपर ईगो में हमेशा मोरल साइड होती है जिसमें मोरल वैल्यूज को यूज करता हूं, विच इज गवर्न्ड बाय द रूल एंड स्टैंडर्ड्स ऑफ कंडक्ट ऑफ सोसाइटी। जो सोसाइटी की जो स्टैंडर्ड्स होते हैं उनके बेसिस पे जो मेरी मोरल्स होती हैं उसके बेसिस पे मैं डिसीजंस लेता हूं, ये आ जाता है मेरा सुपर ईगो में। पेरेंटल रेगुलेशन भी इसमें आते हैं कि पेरेंट्स कैसे रेगुलेट करते हैं, एंड सोसाइटल एक्सपेक्टेशन, सोसाइटी की क्या एक्सपेक्टेशन है, इन्फ्लुएंस करता है मेरा डेवलपमेंट ऑफ सुपर ईगो। तो सुपर ईगो वही डेवलप होता है किसकी वजह से, पेरेंट्स के रेगुलेशन पे, कि पेरेंट्स ने हमें कैसा पढ़ाया है, कैसे हमें शिक्षा दी है, कैसे घर का एनवायरनमेंट है, प्लस कि सोसाइटी की क्या एक्सपेक्टेशन है। तो ये मेरा डेवलपमेंट होता है सुपर ईगो के अंदर। इट एक्ट एज अ कीपर ऑफ मोरालिटी। तो ये क्या करता है, एक्ट करता है मोरालिटी के कीपर के रूप में। प्रिवेंट्स द अनडिजायरेबल विशेस ऑफ द आईडी, और ये प्रिवेंट करता है जो अनडिजायरेबल विशेस ऑफ द ईड की। ठीक है, तो ये क्या कहता है, अनडिजायरेबल। डिजायरेबल मतलब जो मेरे को डिजायर्स हैं, अनडिजायरेबल जो मैं पूरी नहीं कर सकता। ठीक है, उसको कंट्रोल करता है कौन, सुपर ईगो। और जो ईगो पार्ट होता है, अब यहां से मेन आ जाएगा हमारा एक, यहां से ध्यान देना, द ईगो which operates on the reality principle tries to balance between the unwanted desires of the id and the moral dictates of the super ego। तो ये कह रहा है जो ईगो पार्ट होता है ये कंफ्लिक्ट करता है, एक तो मेरी अनवांटेड डिजायर जो ईड के अंदर होती है, प्लस में जो मेरे मॉरल डिक्टेट्स होते हैं जो सुपर ईगो में। तो ये दोनों के बीच में कंफ्लिक्ट करके एक बीच का रास्ता निकालता है जिसको हम बोलते हैं रियलिटी। ठीक है, तो जैसे अगर मैं बोलूं कि भाई क्या, अगर एग्जांपल दूं कि हाँ मैं एग्जांपल देता हूँ कि सुबह जैसे अभी सर्दी है, ठीक है, सुबह किसी को उठने का मन नहीं करता, कि कौन उठेगा सुबह, मेरे को नहीं उठना, मेरे को तो सोने में अच्छा लग रहा है। अगर मैं ये बात बोल रहा हूँ दैट मीन्स मैं ईड की बात कर रहा हूँ। ठीक है, कि मेरे को सिर्फ पर्सनल सेटिस्फेक्शन चाहिए, मेरे को नहीं उठना, सर्दी है, मैं तो सोता रहूंगा सारा दिन, मेरे को सोना अच्छा लग रहा है, दैट इज माई पर्सनल डिजायर। लेकिन अगर मैं सुपर ईगो की बात करूं, तो सुपर ईगो के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, सुपर ईगो के अकॉर्डिंग ये होना चाहिए कि हमें सुबह हमेशा प्रातः काल सूरज निकलने से पहले उठना चाहिए, है ना। ये हो गया मेरा सुपर ईगो, जो मोरल वैल्यूज होती हैं, जो अकॉर्डिंग टू सोसाइटीज एक्सपेक्टेशन होती है, जो पेरेंटल रेगुलेशन होता है कि मुझे सुबह हमेशा 4 बजे उठना चाहिए और मुझे उठ के योगा करना चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए, उसके बाद मुझे अपना डे स्टार्ट करना चाहिए। ये हो गया सुपर ईगो। अब मैं बात करता हूँ ईगो की। ईगो क्या होगा, ईगो ये होगा कि मैं ना तो मैं लेट उठूंगा, ना तो मैं ऐसा करूंगा कि मैं पूरा दिन सोता ही रह रहा हूँ, ना मैं ये करूंगा कि मैं सुबह 4 बजे उठ रहा हूँ। मैं एक काम करता हूँ, मेरे को सुबह 4 बजे भी नहीं उठना और मेरे को पूरे दिन सोना भी नहीं है। तो इन रियलिटी क्या हो रहा है कि मैं डेली सुबह 8 बजे उठता हूँ, 9 बजे उठता हूँ, 10 बजे उठता हूँ। ठीक है, तो शायद ये समझ में आया होगा आपको, राइट। एनी डाउट्स? No. नो। नो, ओके गुड। नहीं। सो ये हो गया हमारा ईगो वाला पार्ट, जो एक बीच का रास्ता होता है। इट एम्प्लॉयज रैशनल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो ये क्या कहता है, रैशनल थिंकिंग होती है। रैशनल थिंकिंग मतलब एक जो मैं बीच का रास्ता निकालता हूँ उसको बोलते हैं रैशनल थिंकिंग, जो एक प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरह काम करता है। इन द प्रोसेस द ईगो यूज
defense mechanism to handle the conflict and reduce the anxiety caused due to the conflict. तो ये क्या करता है, जो ईगो पार्ट होता है इसमें मैं डिफेंस मैकेनिज्म यूज करता हूँ, जो क्या करता है, एंजाइटी होती है ना जो, उसको कम कर देता है। जैसे मेरी डिजायर थी कि मेरे को पूरा दिन सोना है, ठीक है, ये मेरी डिजायर थी पूरा दिन सोना है, लेकिन मैं सोचूंगा कि यार अगर मैं पूरा दिन सोऊंगा तो वो तो मेरा खराब हो जाएगा, मैं तो, मेरी तो तबीयत खराब हो जाएगी, या मैं ऑफिस नहीं जा पाऊंगा, या मैं पढ़ नहीं पाऊंगा, ठीक है, तो मेरे को नहीं सोना चाहिए, मैं ऐसा सोचूंगा। तो मैंने क्या किया, डिफेंस किया। डिफेंस किससे डिफेंस किया, मेरी पर्सनल सेटिस्फेक्शन को मैंने डिफेंस कर दिया कि नहीं यार मैं पूरा दिन अगर सोऊंगा तो गलत रहेगा मेरे लिए, मेरे को ऐसा नहीं करना है, तो मैं नहीं सोऊंगा, जबकि मेरे को सोना अच्छा लगता है लेकिन मैं फिर भी नहीं सोऊंगा पूरा दिन। तो उसी को बोलते हैं, इसी तरीके की जो थिंकिंग होती है, जो मैकेनिज्म होता है, इसको हम बोलते हैं डिफेंस मैकेनिज्म। जो डिफेंस करता है, ईड वाली जो थिंकिंग होती है, जो पर्सनल डिजायर वाली थिंकिंग, जो पर्सनल डिजायर्स होती हैं उनको कंप्लीट करने के लिए जो मैं रोकता हूं, उसको बोलते हैं डिफेंस मैकेनिज्म। तो डिफेंस मैकेनिज्म यहाँ पे मेन रोल, ये डिफेंस मैकेनिज्म हमारा तीसरा इंपॉर्टेंट वर्ड मैं आपको बता रहा हूँ। पहला था अनकॉन्शियस मोटिव्स, इंटरेस्ट एंड योर अनकॉन्शियस माइंड। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग, इस थ्योरी के अंदर उसके रिगार्डिंग बताई गई है। देन सेकंड वर्ड इज योर आईडी, किस, जो योर आईडी जो हमारा होता है वो किस पे काम करता है, प्लेजर प्रिंसिपल पे काम करता है। थर्ड, जो हमारा ईगो होता है, ईगो हमारा काम करता है एज अ डिफेंस मैकेनिज्म, जो कंफ्लिक्ट करता है किसके बीच में, ईड के बीच में और सुपर ईगो के बीच में, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। तो अब डिफेंस मैकेनिज्म इसने यहाँ पे कुछ एक्सप्लेन किए हैं, रैशनलाइजेशन जैसे, uh, yes, rationalization, Daniel, sublimation, regression and repression, reaction formation, projection, displacement। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ डिफेंस मैकेनिज्म है जो हमने बचपन से हम यूज कर रहे आ रहे हैं। अब मैं बताऊंगा कैसे कैसे होते हैं। जो मैं क्या करता हूँ, सच्चाई से कभी कभी क्या करूंगा मैं, जो बहुत ज्यादा सुपर ईगो वाली बातें होती हैं, जो कि नहीं, जो मोरल वैल्यूज होती है, मोरल जो चीजें होती है कि मुझे यही करना चाहिए, जो तो ही अच्छा होगा, तो उसको मैं कैसे अवॉइड कर रहा हूँ, ठीक है। जैसे अगर, जैसे एग्जाम मेरे आ रहे हैं, कल मेरा एग्जाम है, मेरे को पढ़ना चाहिए लेकिन मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, ठीक है, तो मैं अगर नहीं पढ़ूंगा तो कुछ ना कुछ सोचूंगा ना, अरे कोई बात नहीं यार, तो मैं उसको कैसे रोकूंगा, पढ़ना चाहिए मुझे पता है, वो सुपर ईगो वाली मेरी थिंकिंग होगी। लेकिन मैं किस तरीके से सोचूंगा कि यार छोड़ना है यार, मैं एक काम करता हूँ, अभी सो जाता हूँ थोड़ी देर, उसके बाद फ्रेश माइंड से पढ़ूंगा, या फिर मैं एक काम करता हूँ, बाहर जाके कुछ खा आता हूँ, एक बार मेरा पेट भर गया मैं फिर मैं पढ़ूंगा, ठीक है। तो ये क्या डिफेंस मैकेनिज्म, मैं क्या नहीं, मैंने क्या मैनिपुलेट कर दिया खुद को। तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म फ्रेड जो साइंटिस्ट था उन्होंने एक्सप्लेन किया है यहाँ पे। तो वी विल गो वन बाय वन। सो इन रैशनलाइजेशन, it gives a justification or logical reason for behavior that otherwise would be considered as a inappropriate or wrong। तो इसका मीनिंग क्या है, the student copies in an exam because other students also did it in the brief absence of the examiner। इसको बोलते हैं rationalization। जैसे एग्जाम्पल मैं देता हूँ कि मैंने कोई गलत काम किया, ठीक है, तो मैंने कोई गलत काम कर दिया, मुझे पता है मैंने गलत काम किया है, लेकिन मैं उसको एक्सेप्ट नहीं करूंगा, ठीक है, एक्सेप्ट नहीं करूंगा। क्यों, मैं बोलूंगा कि नहीं यार उसने भी तो किया था इसलिए मैंने भी कर लिया, ठीक है। तो जैसे अब यहाँ पे जैसे एग्जांपल दिया हुआ है इन्होंने कि कोई स्टूडेंट कॉपी करता है एग्जाम में, सपोज कि मैं कॉपी कर रहा हूँ, तो क्या मेरे को इस चीज का गिल्ट होगा, मेरे को कभी उस चीज का, मुझे पता है कि मुझे कॉपी नहीं करनी चाहिए एग्जाम में, लेकिन मैं ये सोचूंगा, अपने आप को कैसे जस्टिफाई करूंगा मैं, कि यार सब तो करते हैं कॉपी, अगर टीचर नहीं होगा क्लास में तो कॉपी करने में क्या दिक्कत है, इसमें कोई गलत काम थोड़ी ना है। तो मैं ये सोच रहा हूँ, मैं खुद को मैनिपुलेट कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये हो गया मेरा डिफेंस मैकेनिज्म, ये आ जाएगा मेरा रैशनलाइजेशन के अंदर। देन सेकंड इज योर डैनियल, इसमें बोलते हैं रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द फैक्ट एज इट विल लीड टू एंजाइटी एंड कोज डिस्ट्रेस। तो यहाँ पे क्या करते हैं, रिफ्यूज करते हैं हम, एक्सेप्ट नहीं करते सच्चाई को, क्योंकि अगर मैं सच्चाई को एक्सेप्ट करूंगा तो एक एंजाइटी मेरे अंदर पैदा कर देगा, ठीक है, डिस्ट्रेस मेरे अंदर पैदा कर देगा। जैसे कि पेरेंट रिफ्यूजिंग टू एक्सेप्ट दैट देयर चाइल्ड हैज फेल्ड द क्लास टेस्ट, ठीक है, कि पेरेंट्स ने रिफ्यूज कर दिया, पेरेंट्स मानना नहीं चाह रहे इस बात को कि उसका बच्चा फेल हो गया है क्लास में, ठीक है। जैसे मैं एग्जांपल दूं कि भाई अगर मेरे पेरेंट्स चाहते थे कि मैं तो गवर्नमेंट जॉब लगूं, ठीक है, मैं अगर, अब मैं अपना ही एग्जांपल देता हूँ, मोस्टली अपने एग्जांपल यूज करता हूँ कि मेरे मम्मी पापा चाहते थे कि मैं बहुत अच्छे से मैं पढूं, मेरे को इंजीनियरिंग कराई कि मैं उसके बाद बहुत बड़ी कंपनी में जॉब करूंगा, या तो या मैं गवर्नमेंट जॉब में आईएएस बनूंगा, ठीक है। तो लेकिन मैं नहीं बन पाया,
ठीक है। तो मेरे पेरेंट्स क्या कर रहे हैं, मेरे पेरेंट्स ने इस चीज को नेग्लेक्ट कर दिया कि चलो कोई बात नहीं, वो नहीं बन पाया, इट्स ओके, लेकिन वो अभी काम तो चला रहा है, आगे कर लेगा जिंदगी में, अभी मैच्योर हो गया है, जॉब कर रहा है, बाकी सब भी घर भी रिस्पॉन्सिबल है, घर के भी काम करता है और सब चीज संभाल रहा है। अगर वो ऐसा नहीं करेंगे, सपोज कि अगर वो उसी चीज पे स्टिक रहेंगे कि नहीं, मैंने तो तेरे को बोला था कि जब तू 12th पास करेगा, ग्रेजुएट पास करेगा, तो तेरे को आईएएस बनना था, तो नहीं बना। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, उनके अंदर एंजाइटी प्रोड्यूस करेगा। तो डैनियल के अंदर होता है कि हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं सच्चाई को, ठीक है, रिफ्यूज कर देते हैं उस चीज को, क्योंकि अगर मैं उसको एक्सेप्ट कर लूंगा तो वो मेरे अंदर एंजाइटी प्रोड्यूस कर देगा, डिस्ट्रेस प्रोड्यूस कर देगा। दैट इज योर डैनियल। एनी डाउट? No. देन No, द sir. थर्ड इज योर सब्लिमेशन। सब्लिमेशन में बोल रहा है channeling undesirable impulses into socially acceptable and constructive behavior। इसका मीनिंग क्या है? ये अब ये बोल रहा है channelizing aggression into exiling in football और gardening etc। तो यहाँ पे ये बोल रहा है सबलिमेशन में ऐसा होता है कि इससे कभी किसी ने आपको बोल दिया ऐसा कि यार तू ना ये जिंदगी में ये काम नहीं कर सकता कभी, ठीक है। जैसे आप सपोज कि आप किसी को बाइक चलानी नहीं आती, ठीक है, और उसको आप किसी ने बोल दिया कि यार तू जिंदगी में बाइक ही नहीं चला सकता, तो मेरे उसका इंसान के अंदर दिमाग में क्या आएगा कि यार उसने मेरे को ऐसा बोल दिया कि मैं जिंदगी में कभी बाइक नहीं चला सकता, तो अब तो मेरे को चलानी ही है, चाहे कुछ भी हो जाए, मेरे को चलानी ही है, मुझे सीखनी ही है, उसको मैं दिखाऊंगा कि मैं कर सकता हूँ ये काम, ठीक है। जबकि वो मेरा काम नहीं था। अनडिजायरेबल मतलब मेरे को नहीं चलानी थी, मेरा शौक ही नहीं है, मेरा मन ही नहीं है मेरे को बाइक चलाऊं मैं, ना मेरे को सीखने का मन है, ठीक है। लेकिन फिर भी किसी ने मेरे को ऐसा बोल दिया कि तू जिंदगी में कभी बाइक नहीं चला सकता, तो उस लायक ही नहीं है कि तू कभी बाइक चलाए, इसलिए मैं वो सीखूंगा, उसको दिखाने के लिए मैं सीखूंगा, ठीक है। मेरे खुद की डिजायर नहीं, उसको दिखाने के लिए मैं सीखूंगा कि नहीं यार मैं ये काम कर सकता हूँ। तो ये हमारा हो जाता है सब्लिमेशन। चैनलिंग अनडिजायरेबल इम्पल्स, ठीक है, चैनलिंग अनडिजायरेबल इम्पल्स इनटू सोशली एक्सेप्टेबल एंड कंस्ट्रक्टिव बिहेवियर। सोशली एक्सेप्ट करूंगा मैं उसको और उसको कंस्ट्रक्टिव बिहेवियर में कन्वर्ट करूंगा, ये हमारा हो जाता है सब्लिमेशन। नेक्स्ट इज योर रिग्रेशन। इसमें आता है गोइंग बैक टू एन अर्लियर स्टेज ऑफ डेवलपमेंट एंड बिहेवियर एंड मैनरिज्म कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द स्टेज। ये कह रहा है कि ये वो स्टेज होती है, ये वो डिफेंस मैकेनिज्म होता है जिसमें हम अपने पुराने डेवलपमेंट वाले स्टेज में चले जाते हैं जब हम बच्चे थे, ठीक है। जैसे इन्होंने एग्जांपल दिया है कि कभी तुमने देखा होगा कि बड़े बड़े बच्चे भी, कि पेरेंट्स अगर उसको बहुत जोर से डांट दें या डरा दें तो वो क्या करते हैं, पैंट में वो कर देते हैं, एक नंबर कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है इन्होंने, द एडोलेसेंट स्टार्ट्स बैड वेटिंग व्हेन पेरेंट्स पुट प्रेशर फॉर हाई एकेडमिक परफॉर्मेंस, ठीक है। तो तुमने देखा होगा कि ना कभी डरा देते हैं किसी को या कोई डर जाता है तो क्या होता है, उसकी पैंट गीली हो जाती है। तुमने मूवीज में भी देखा होगा बहुत बार, रियलिटी में भी देखा होगा तुमने बहुत बार। तो क्या हुआ, ये डिफेंस मैकेनिज्म हुआ जो हमें क्या करके ले गया, पुराने स्टेज में ले गया, अर्ली डेवलपमेंट में। वैसे थोड़ी ना नॉर्मली कोई पैंट में ऐसे सुसु कर देता है, बट लेकिन रेगेशन पार्ट में ऐसा हो गया क्योंकि वो एक डिफेंस मैकेनिज्म है, वो अर्ली स्टेज में उसको लेके चला गया। So, ये हमारा आ जाता है रिग्रेशन में। तो रेप्रेशन इसका नेक्स्ट वर्ड है। रेप्रेशन एक डिफेंस मैकेनिज्म है। ये क्या कहता है, रिप्रेसिंग और रिमूविंग द सोर्स ऑफ डिस्ट्रेस एंड एंजाइटी फ्रॉम द अवेयरनेस दैट इट इज नॉट अवेलेबल इन द कॉन्शियसनेस, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये रिप्रेशन में अपनी लैंग्वेज में ही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ सब, ताकि आपको एक पता चल जाए अच्छे से। तो रिप्रेशन में देखो, रिप्रेसिंग और रिमूविंग द सोर्स ऑफ डिस्ट्रेस। रिप्रेसिंग मतलब उसको हटाना, ठीक है, उसको रिप्रेशन मतलब होता है हटाना उसको, या फिर रिमूव करना द सोर्स ऑफ डिस्ट्रेस। डिस्ट्रेस मतलब जो मेरे अंदर एक नेगेटिव जो सोर्स है ना मेरे माइंड के अंदर, उसको हटाना। एंड एंजाइटी फ्रॉम द अवेयरनेस, ठीक है, उस अवेयरनेस से उस एंजाइटी को भी हटा दूं, क्योंकि इट इज नॉट अवेलेबल इन द कॉन्शियस। वो कैसे इसमें ये कहना चाह रहा है, जैसे एग्जांपल देता हूं आपको, उससे अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि जैसे सपोज मेरे साथ कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ है कि मैंने किसी के साथ शेयर भी नहीं किया है, और मैं किसी के साथ शेयर भी नहीं करना चाहता, और मैं खुद भी याद नहीं करना चाहता, ठीक है। बहुत बार ऐसा होता है ना हमारी लाइफ में कि मेरे साथ एक ऐसा इंसिडेंट हुआ कि मैं खुद ही याद नहीं करना चाहता उसको, मैं चाहता हूँ कि मैं उसको भूल जाऊं, अपने दिमाग से डिलीट कर दूं, ठीक है। जैसे भाई वो होते हैं ना, ये क्या अभी कुछ कुछ लोग, अभी मैं देखता था वीडियोस आती हैं फेसबुक पे, गर्लफ्रेंड ने छोड़ दिया या बॉयफ्रेंड ने छोड़ दिया, कि नहीं यार मैं तो चाहता हूँ मैं उसको दिमाग से ही हटा दूं, क्या करूं मैं कि मेरे दिमाग में ना आए वो, ठीक है। क्योंकि ये वो चीज होती है डिप्रेशन में, वो चीज होती है कि हम चाहते हैं कि मेरे साथ कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ है मेरे साथ पास्ट में, कि मैं चाहता हूँ कि मेरे माइंड में ही ना रहे, तो मैं क्या करूँ उसके बारे में कभी सोचूंगा ही नहीं। मैं ऐसा सोच लूंगा, मान लूंगा मैं ऐसा कि मेरे साथ ऐसा कभी कुछ हुआ ही नहीं है, ठीक है। तो मैं ऐसा कोशिश करूंगा कि वो मेरे माइंड में रहे ही ना, कॉन्शियसनेस में मेरे रहे ही ना वो, ठीक है। तो ये हो जाता है हमारा रिप्रेशन। नेक्स्ट इज योर रिएक्शन फॉर्मेशन। रिएक्शन फॉर्मेशन क्या कहता है,
रिएक्शन फॉर्मेशन कहता है कि avoids an unacceptable, uncomfortable and distressful thought about the self by overemphasizing the opposite of it. ये तो ये क्या कह रहा है कि अवॉइड करेंगे हम, जो चीज को मैं एक्सेप्ट नहीं करना चाहता उस चीज को मैं अवॉइड करूंगा कि किसी और चीज पे, उसके उल्टी वाली चीज पे ओवर एम्फेसाइज करके, मतलब ज्यादा जोर डाल के। ठीक है, ऐसा कहना चाह रहा है ये। इसमें मैं एग्जांपल से आपको समझाऊंगा इसको भी। एग्जाम्पल इसमें कह रहा है बीइंग एक्सेसिवली जनरस टू अवॉइड थॉट्स अबाउट बीइंग मिसर। ठीक है, कि जैसे कोई लूजर है, मिजर मतलब होता है लूजर। ठीक है, तो लूजर मतलब सपोज कि मुझे पता है कि मैं ऐसा हूं, मुझे पता है कि सपोज अगर मैं एग्जांपल दूं, सपोज कि मैं बहुत ज्यादा कंजूस हूँ। ठीक है, मैं बहुत ज्यादा कंजूस हूँ, मेरे को पैसे खर्च करना बिल्कुल पसंद नहीं है। ठीक है, तो तुमने देखा होगा ऐसे लोग क्या करते हैं कि उनको पता है कि मैं कंजूस हूँ, मेरे को 1 रुपया भी खर्च नहीं करना, मैं कहीं पार्टी में जा रहा हूँ और वहां पे सब कंट्रीब्यूट करके एक पार्टी अरेंज करेंगे। ठीक है, और मैं चाहता हूँ कि मैं बहुत कंजूस हूँ, मैं पैसा खर्च ना करूँ, तो मैं वहां पे जाके ऐसा दिखाऊंगा कि मैं ऐसा हूं नहीं, मैं कंजूस नहीं हूँ, मैं सबके जैसा हूँ, मैं पूरा सब कंट्रीब्यूट करूंगा, लेकिन वो कोशिश करेगा कि मुझे यहाँ पे पैसा ना देना पड़े कहीं भी, और वो ऐसा अपने आप को दिखाएगा, रिप्रेजेंट करेगा कि मैं ऐसा नहीं हूँ। तो उस चीज को बोलते हैं कि रिएक्शन फॉर्मेशन, कि जैसा मैं होता हूँ वैसा मैं दूसरों को नहीं दिखा रहा हूँ, मैं उसके ऑपोजिट वाली साइड को ज्यादा ओवर एम्फेसाइज करूंगा। इस डेफिनेशन का मीनिंग ये हो गया, अवॉइड एन अनएक्सेप्टेबल, अनकंफर्टेबल एंड डिस्ट्रेसफुल थॉट। ठीक है, उसको मैं अवॉइड कर रहा हूं, और अबाउट द सेल्फ, अब अपने बारे में। ठीक है, जो मेरी अनएक्सेप्टेबल है, कि मुझे पता है कि मैं कंजूस हूं लेकिन मैं उसको एक्सेप्ट नहीं करूंगा। ठीक है, मुझे पता है मैं कंजूस हूं, मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा, और मैं उससे ऑपोजिट जो चीज है, मेरे कंजूस हूं तो उसका ऑपोजिट क्या होगा कि मैं खुल के खर्चा करूंगा। कंजूस का ऑपोजिट क्या होता है? जो खुल के खर्चा करता है ना, नहीं सोचता उसके बारे में। तो मैं क्या करूंगा, जो खुल के खर्चा करने वाली जो थॉट होगी उसको मैं ज्यादा ओवर एम्फेसाइज करूंगा, उस पर ज्यादा दबाव डालूंगा, ताकि मेरे कंजूस होने का किसी को पता ना चले। ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरा रिएक्शन फॉर्मेशन। आई होप इट इज क्लियर। किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लेना। The next is projection. In projection, it is attributing one's unacceptable thoughts and qualities to someone else. Example, attributing one's anger feeling to the other person. ठीक है, अब जैसे इसमें प्रोजेक्शन का मतलब ये होता है कि सपोज मैंने कोई गलत काम कर दिया। ठीक है, मुझे पता है मैंने गलत काम किया। अब वो सुपर ईगो तो मेरे को ये कह रहा है बार बार कि साले तूने गलत काम किया है, तेरे को ये नहीं करना चाहिए था। और ये मेरे ईड वाला पार्ट है, वो कह रहा है कोई नहीं, तेरी डिजायर थी, तेरे को करना था, तूने कर लिया। लेकिन सुपर ईगो वाला नहीं मान रहा इस बात को। तो मैं उस फीलिंग को सेटिस्फाई कैसे करूंगा, खुद को सेटिस्फाई कैसे करूंगा? सपोज मैं एग्जांपल देता हूँ, सपोज मैंने कोई मर्डर कर दिया। ठीक है, मैं किसी का मर्डर करके आया हूँ। तो भाई मैंने मेरा कोई पर्सनल दुश्मनी थी, मैंने जाके मर्डर कर दिया। तो जो मेरा ईड वाला पार्ट है वो मेरे को ये कहेगा कि सही है यार, तूने तो सही किया, तू तो परेशान था उस इंसान से, तूने जाके मर्डर कर दिया, तूने कुछ गलत नहीं किया। लेकिन जो सुपर ईगो वाला पार्ट होगा जो मेरे माइंड में, वो मेरे को बार बार क्या बोलेगा, नहीं यार तूने गलत काम किया, तुझे मर्डर नहीं करना चाहिए था, मर्डर करना इज नॉट गुड। ठीक है, तो मैं उस चीज को कैसे कंट्रोल करूंगा? सपोज कि मैं, मेरे पास कोई दोस्त आया, उसने बोला यार कि यार मैंने भी 10-15 मर्डर कर रखे हैं, तो तूने तूने तो एक ही किया है। तो मैं सेटिस्फाई हो जाऊंगा कि हाँ यार मेरा दोस्त भी तो है, उसने भी 10-15 मर्डर कर दिए, तो मैंने तो एक ही किया है। तो मैंने क्या किया, खुद को सेटिस्फाई कर लिया। राइट, तो यही डिफेंस मैकेनिज्म में पढ़ रहे हैं। ये याद रखना कि हम डिफेंस मैकेनिज्म में हमेशा सुपर ईगो और ईड के बीच में कंफ्लिक्ट कर रहा हूँ, सेटिस्फाई कर रहा हूँ खुद को, मैनिपुलेट कर रहा हूँ खुद को। तो ये हो गया हमारा प्रोजेक्शन में। दोबारा से रीड करता हूँ। प्रोजेक्शन में प्रोजेक्टिंग और एट्रीब्यूटिंग वंस अनएक्सेप्टेबल थॉट्स एंड क्वालिटीज टू समवन एल्स। ठीक है, जैसे ये कह रहा है एट्रीब्यूटिंग वंस एंग्री फीलिंग टू द अदर पर्सन। ठीक है, तो ये यहाँ पे इसका मतलब हो गया प्रोजेक्शन। इसके बाद आता है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट और प्रोजेक्शन में क्या कहते हैं, ये सिमिलर सिमिलर है। सो इसमें ये कह रहा है शिफ्टिंग द इमोशनल रिएक्शन फ्रॉम वन पर्सन ऑब्जेक्ट टू अनदर। कि यहाँ पे कह रहा है शिफ्ट कर रहा है, इमोशनल रिएक्शन को शिफ्ट कर रहा है किस पे, दूसरे इंसान पे। जैसे एंगर एट द बॉस इन द वर्क प्लेस इज एक्सप्रेस्ड ऑन योर स्पोज और चाइल्ड एट द होम। उस चीज को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। जैसे कि बोलते हैं ना कि भाई ऑफिस से मैं बहुत परेशान हूँ, घर जाके मैंने अपनी वाइफ से भी लड़ाई कर रहा हूँ, बच्चों से भी लड़ाई कर रहा हूँ, अपनी बहन भाई सबसे लड़ाई कर रहा हूँ, और मेरा दिमाग खराब हुआ है मेरा ऑफिस में। तो उस चीज को क्या बोलते हैं, उस डिफेंस मैकेनिज्म को क्या बोलते हैं, कि डिस्प्लेसमेंट। अब मैं इसको अगर कंपेयर करूं, तो ये चीज याद रखना कि हम क्या पढ़ रहे हैं। मैं हमेशा पढ़ाते पढ़ाते आपको बार बार रिवाइज कराता हूँ ये चीजें। सो वी आर लर्निंग अबाउट थ्योरीज ऑफ पर्सनैलिटी, दैट इज आवर मेन मोटो। ठीक, थ्योरीज ऑफ पर्सनैलिटी क्या होती है? थ्योरीज ऑफ पर्सनैलिटी के अंदर हम पढ़ रहे हैं कि फ्रेड ने जो था हमारा साइंटिस्ट, उसने एक थ्योरी दी थी पर्सनैलिटी की।
ठीक है। तो उसने पर्सनालिटी की थ्योरी दी थी जो मेनली किस पे डिपेंड थी, अनकॉन्शियस मोटिव्स पे, अनकॉन्शियस हमारे डिजायर्स पे, इंटरेस्ट पे, उस पे डिपेंड है ये पूरी थ्योरी। इसके अंदर हमारे पास 3 चीजें आई थी, ईड, सुपर ईगो एंड ईगो। ईड होती है जो हमारी सेल्फिशनेस को रिप्रेजेंट करते हैं, जो हम पैदा होते हैं तब से हमें मिलती है। फिर हमारे पास आती है सुपर ईगो, जो हम जिस पे हम डिसीजन लेते हैं अकॉर्डिंग टू सोसाइटी एक्सपेक्टेशन, अकॉर्डिंग टू पेरेंटल जो पेरेंटल जो हम पेरेंट्स से सीखते हैं वो सब। और ईगो क्या होता है, ईगो होता है दोनों के बीच का बैलेंस। क्योंकि देखो, ना तो कोई ऐसा होता, देखो हम सब बीच वाले हैं, हम सब ईगो वाले हैं, क्यों? क्योंकि ना तो कोई ऐसा इंसान, मतलब बहुत सारे होते हैं लेकिन मोस्टली मैं 90% की बात कर रहा हूँ, ना तो कोई ऐसा होता कि पूरा सेल्फिश है, ठीक है, ना तो कोई ऐसा होता कि पूरा ही हरिश्चंद्र है, ठीक है। बहुत, ये दोनों एक्सट्रीम लेवल हो गए, एक जीरो, एक तो पूरा सेल्फिशनेस वाला, और एक हो गया कि पूरा, हाँ मतलब पूरा बड़ी एकदम एक नंबर का इंसान कि उसमें कोई गलती नहीं है। तो ये दोनों चीजें तो होती नहीं ना पॉसिबल, तो हम मिडल में रहते हैं हमेशा। हम उसको भी, सेल्फिशनेस को भी रखते हैं, अपने डिजायर भी पूरी करते हैं, और ये भी देखते हैं कि सोसाइटी की तरफ से वो सही होना चाहिए डिसीजन हमारा, ठीक है। तो अब जब ईगो वाला पार्ट में हम मेनली कंसिडर कर रहे हैं, तो ईगो में एक डिफेंस मैकेनिज्म होता है जो हमें बताता है कि हाँ, सेल्फिशनेस भी हमें होना चाहिए और हमें सोसाइटी की तरफ भी देखना चाहिए, ठीक है। या फिर अगर मैं कोई गलत काम किया है तो मैं अपने आप को सेटिस्फाई कैसे करूंगा, और अगर मैंने बहुत अच्छा काम किया है या मेरे को बहुत बहुत अच्छा काम किया, तो मैं सेल्फ अपनी डिजायर कैसे कंप्लीट करूंगा। तो ये आ जाता है हमारा डिफेंस मैकेनिज्म। और जितने भी सारे मैंने अभी पॉइंट बताए, ये वही डिफेंस मैकेनिज्म है जो हर कोई इंसान यूज करता है, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट में हमने पढ़ा कि डिस्प्लेसमेंट में क्या आता है कि इमोशनल रिएक्शन को मैं ट्रांसफर कर रहा हूँ किसी और पे, ठीक है। जैसे होता है, मैंने बताया ना एग्जांपल, जैसे ऑफिस में बहुत मूड खराब किया, तो ऑफिस में मेरा मूड खराब हुआ, मेरा मूड खराब है बॉस की वजह से, उसने मेरे को गाली दे दी, ठीक है। अब गाली दे दी, तो मेरा जो ईड वाला पार्ट है ना, जो मेरा जो इनर फीलिंग है, जो मेरे को कह रहा होगा कि भाई तूने उसकी गाली कैसे सुन ली, बॉस ने तेरे को गाली दे दी, तू कैसे सुन रहा है, उसको जाके मार गया। तो ये मेरा ईड पार्ट कह रहा है। और सुपर ईगो कह रहा होगा कि इट्स ओके, तेरा बॉस था, उसने गाली दे दी, कोई बात नहीं, ठीक है, चलता रहता है ये सब। अब मैं सेटिस्फाई कैसे करूं, ये दोनों थॉट जो मेरे माइंड में है, ये दोनों आपस में लड़ाई कर रहे हैं कि यार तूने गलत किया, एक कह रहा है कि कोई बात नहीं। तो मैं घर जाऊंगा, घर जाके या तो मैं बच्चों को गाली दूंगा, या मैं भाई बहन से लड़ाई कर लूंगा, या मैं गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड को फोन करके उनसे लड़ाई कर लूंगा, और मैं सेटिस्फाई कर लूंगा, गुस्सा कहीं और निकाल दूंगा। तो मैंने क्या किया, डिफेंस मैकेनिज्म को यूज करके सुपर ईगो को और ईड को आपस में कन्फ्लिक्ट कर दिया, ठीक है। तो ये हमारा बेसिकली यहाँ पे था। आई होप कि यहाँ तक सबको क्लियर हुआ होगा। किसी को कोई डाउट है तो पूछ लेना यार। नहीं है। नहीं है? मजा आ रहा है या बोरिंग लग रहा है? और तो समझ आ रहा है सब कुछ। इंटरेस्टिंग लग रहा है। इंटरेस्टिंग लग रहा है क्या? बोरिंग तो नहीं लग चलो। रहा है। सो भाई एक बार भाई, फर्स्ट और सेकंड वाले को रिलेट करना। कौन सा? फर्स्ट और सेकंड वाला। ये रैशनलाइजेशन और प्रोजेक्शन डिनायल? डिस्प्लेसमेंट। हाँ जी भाई, यही वाला। ये रैशनलाइजेशन एंड डिनायल, यही वाला ना? हाँ, ये इनको रिलेट करना जरा एक बार ठीक है। अगेन। तो रैशनलाइजेशन में क्या होता है कि गिविंग ए जस्टिफिकेशन और लॉजिकल रीजन फॉर बिहेवियर दैट अदरवाइज वुड बी कंसिडर्ड एज इनएप्रोप्रिएट और रॉन्ग, ठीक है। कि मैंने कुछ, देखो ये कह रहा है, ये देखो कि मैं जस्टिफिकेशन दे रहा हूं या फिर लॉजिकल रीजनिंग दे रहा हूं मेरे किसी बिहेवियर की, अगर मैं नहीं दूंगा लॉजिकल रीजनिंग या जस्टिफिकेशन नहीं दूंगा, तो मेरा वो बिहेवियर क्या माना जाएगा, कंसिडर किया जाएगा इनएप्रोप्रिएट या रॉन्ग, ठीक है। जैसे हम यही तो करते हैं ना, हम हमेशा रोज यही तो करते हैं कि अगर तुमसे कोई बोले कि यार तुमने तो 10th में तुमने साइंस क्यों नहीं ली, 10th में तुम्हारे 100%, सॉरी 10th में तुम्हारे 90% क्यों नहीं आए, आने चाहिए थे, अच्छा स्टूडेंट जो स्टूडेंट होगा उसके आने चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, रैशनलाइजेशन का यूज करूंगा, लॉजिकल रीजनिंग दूंगा, जस्टिफाई करूंगा। क्या जस्टिफाई करूंगा, सपोज मैंने बहाना मार दिया है, जब मैं 10th क्लास में था ना, तो जो मेरे एग्जाम से पहले मैं बीमार हो गया था, 1 महीने तक मैं स्कूल ही नहीं गया। तो मैंने क्या किया, मैंने जस्टिफाई कर दिया, लॉजिकल रीजनिंग दी थी कि इस वजह से मेरे नंबर नहीं आए। अगर मैं जस्टिफाई नहीं करता तो लोग मेरे को नालायक समझते। समझ में आया? हाँ जी भाई, आ गया। ठीक है। तो डिनायल जो सेकंड है, ये कह रहा है रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द फैक्ट एज इट विल लीड टू एंजाइटी एंड कोज डिस्ट्रेस। तो ये कह रहा है कि मैं रिफ्यूज कर रहा हूं, क्या रिफ्यूज कर रहा हूं, एक्सेप्ट नहीं कर रहा मैं रियलिटी को, ठीक है। रियलिटी को, मैं एक फैक्ट को एक्सेप्ट नहीं कर रहा, उसको मैं रिफ्यूज कर रहा हूं, क्योंकि अगर मैं एक्सेप्ट कर लूंगा तो मेरे अंदर एक एंजाइटी प्रोड्यूस हो जाएगी। एंजाइटी बोलते हैं उत्तेजना, अगर हिंदी में कहूं तो उत्सुकता, ठीक है, बेचैनी, एंजाइटी,
ठीक है, तो वो वर्ड होता है। तो अगर मैं ये वो डिनायल वो होता है जिसमें मैं रिफ्यूज कर देता हूँ, फैक्ट को एक्सेप्ट नहीं करता, क्योंकि अगर मैं एक्सेप्ट कर लूंगा तो मेरे अंदर एंजाइटी हो जाएगी, डिस्ट्रेस हो जाएगी। ठीक है, कि अगर मैं सपोज मैं इसमें पेरेंट वाला इन्होंने एग्जांपल दिया हुआ है, मैं कुछ और एग्जांपल अगर मैं सपोज कि अगर मैं सपोज मैंने यूपीएससी का एग्जाम दिया है, इसका मैंने एग्जाम दिया है और मेरा क्लियर नहीं हुआ है, तो मैं ये नहीं सोचूंगा कि भाई मैं तो फेल हो गया, मैं तो कमजोर हूँ, मेरे को तो मैं तो नालायक हूँ, मैं इसलिए फेल हो गया। अब फेल हुआ हूँ इसका मतलब मेरी तैयारी नहीं अच्छी थी इसलिए मैं फेल हुआ हूँ, राइट। लेकिन मैं इस चीज को मैं अपने माइंड में थोड़ा ना सेट करूंगा, मैं अपने माइंड में ये सोचूंगा कि नहीं यार कोई बात नहीं, फेल हो गया तो मैं दोबारा तैयारी करूंगा, या मैं और मोटिवेट करूंगा और पढ़ूंगा और वो मैं आगे क्लियर करूंगा। तो मैं उस तरीके में सोचूंगा, मैं ये नहीं सोचूंगा कि मैं फेल हो गया तो मैं नालायक हूँ। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ओके भाई। क्योंकि अगर हाँ मैं ऐसा क्लियर है सोच क्लियर। लूंगा कि अगर मैं तो नालायक हूँ, मैंने तो पूरा पढ़ा, मैं फिर भी फेल हो गया, तो क्या हो जाएगा, उसकी जो बेचैनी नहीं हो जाएगी मेरे अंदर। रियलिटी ठीक। तो वही है। तो मैंने क्या किया, उसको मैंने साइड रख दिया और ये सोचा, मैं मोटिवेट किया खुद को कि नहीं कोई बात नहीं, फेल हो गया तो मैं दोबारा तैयारी करूंगा, अच्छे से पढ़ूंगा और फिर से मैं पेपर क्लियर करूंगा। तो ये आ जाता है हमारे डैनियल के अंदर। आई होप इट इज ओके क्लियर। ओके ओके। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास थोड़ा सा कुछ और है। तो एक काम करते हैं, बहुत करते हैं, 12 बज गए यार। ठीक है, अगर बैठ सकते हो तो इट्स ओके, मैं आगे थोड़ा हम्म, पढ़ा देता हूँ, थोड़ा सा बचा हुआ है, अगर किसी को कोई दिक्कत नहीं है तो। करा दो भाई, ये वाला ओके, पूरा करा दो वहां तक। चलो ठीक है। हाँ करा दो, मेरे को भी नहीं है। ओके जी, बाकी सब सो गए? नहीं नहीं, करा ज, दो। जबकि नहीं ले रहे वही हैं जाग सारे। रहे हैं। चलो गाइस, ठीक है। तो आधे से यहाँ तक ज्यादा समझ तो में आ छोड़ गया। ही जाते हैं। हाँ, तो देखो यहाँ तक समझ में आ गया। फ्रेड थ्योरी को थोड़ा अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि मुझे लग रहा है यही आएगी एग्जाम में, यही है मेन, थोड़ी सी बड़ी जो है, लेंथी है। इसके आपको मतलब 10 नंबर में 20 नंबर में आ सकती है कि आपको 300 वर्ड्स में या 500 वर्ड्स में एक्सप्लेन करो। ठीक है, तो पहला तो हमारा हो गया कि डेफिनेशन वगैरह वो सब, उसके बाद डायग्राम, फिर उन तीनों इन सब चीजों का एक्सप्लेन करना, एड ईगो और सुपर ईगो का एक्सप्लेन करना, फिर हमारा डिफेंस मैकेनिज्म का एक्सप्लेन करना। अब उसने यहाँ पे एक चीज और बदली थी। ठीक है, कि फ्रेड ने यहाँ पे एक चीज को और एम्फेसाइज किया, एम्फेसाइज मतलब जोर डाला है, किसी एक चीज पे और जोर डाला है। क्या? दैट अर्ली चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन पर्सनैलिटी। ठीक है, तो ये उस साइंटिस्ट ने बोला था, फ्रेड ने बोला था, क्या बोला था, कि जो अर्ली चाइल्डहुड, जो हमारे छोटे जब हम होते हैं ना, उसमें जो हम एक्सपीरियंस करते हैं ना, प्ले एक्सपीरियंस करते हैं, वो प्ले करता है इंपॉर्टेंट रोल इन पर्सनैलिटी। कैसे? अगर मैं अपनी तरफ से एग्जांपल देता हूँ, कि सपोज कि कोई छोटा बच्चा है, उसको 10 साल तक अगर मैं उसको यही बोलता हूँ रोज कि भूत होते हैं, रात को हमेशा तू बाहर मत निकलियो, बाहर निकल गया ना अंधेरे में तो तेरे को भूत मिलेगा। अगर मैं उसको 10 साल तक उसमें यही बोलता रहूं, तो तुम्हें लगता है कि वो बाहर निकलेगा? उसको हमेशा ये लगेगा कि नहीं यार होते हैं ऐसे, ऐसा होता है, सच में ऐसा होता है, वो डर जाएगा। ठीक है, तो ये कहने का मतलब है, जो चाइल्डहुड एक्सपीरियंस होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी की पर्सनैलिटी में। जैसे कोई स्टूडेंट है, कि अगर बचपन से अगर मैं उसको बहुत अच्छे से पढ़ाई कराऊंगा, टीच करूंगा, अच्छी अच्छी चीजें बताऊंगा, तो वो डेफिनेटली उसको बहुत इंपैक्ट करेगा वो आगे आने वाले फ्यूचर में। तो ये इसने फ्रेड ने ऐसा बोला था। सो अकॉर्डिंग टू हिम, द डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी okay. So according to him, the development of personality occurs in 5 stages, where he has termed as a psychosexual stages of development. ठीक है, तो इन्होंने क्या बोला है, जो डेवलपमेंट पर्सनैलिटी की होती है 5 स्टेजेस में होती है। ठीक है, और उसने इसको साइकोसेक्सुअल स्टेजेस बोला है। ठीक है, साइको मीन्स हमारा जो कॉग्निटिव प्रोसेस होता है, सेक्सुअल जो हमारी सेक्सुअल डिजायर्स होती हैं। ठीक है, तो उसने इसमें बहुत ज्यादा जोर डाला। एंड मार्क्ड बाय द अनकॉन्शियस डिजायर ऑफ द चिल्ड्रन टू सेटिस्फाई देयर लिबिडिनल अर्जेस। तो लिबिडिनल हमारी सेक्सुअली होती है, हमारी सेक्सुअल जो अर्ज होती है, हमारी रिक्वायर जो हमारी डिजायर्स होती हैं, उसी को बोलते हैं अर्ज। तो उसी से ही हमारी पर्सनालिटी डेवलपमेंट होती है, ऐसा उसने बोला था। ठीक है, सो दिस आर द ओरल स्टेज, बर्थ टू 18 मंथ्स। ठीक है, ओरल स्टेज में क्या होता है, 18 मंथ तक। ठीक है, डिजायर बताऊंगा कैसे कैसे उसने बताया। उसने 5 स्टेजेस में डिवाइड किया था। पहला ओरल स्टेज, जो बर्थ से लेके 18 मंथ तक होती है। उसके बाद एनल स्टेज, जो 18 मंथ से हमारी 3 इयर्स तक होती है। उसके बाद फैलिक स्टेज, जो 3 से लेके 6 साल तक बच्चों में होती है। देन लेटेंसी स्टेज फ्रॉम 6 to 12 इयर्स। देन जेनेटाइल स्टेज, जो हमारी 12 to 20 इयर्स होती है। यहाँ इसमें उसने एक्सप्लेन किया है। और 20 इयर्स तक ही उसने बोला है कि अर्ली चाइल्डहुड एक्सपीरियंस। ठीक है, सो इन ईच ऑफ दिस स्टेजेस द चाइल्ड सोर्स ऑफ प्लेजर इज फोकस्ड ऑन वन ऑफ द एरोजेनस जोन्स सच एज द माउथ, द एनस एंड द जेनाइटल्स। ठीक है, तो ये कह रहा है कि जो हमारे उनके जो
जो चाइल्डहुड एक्सपीरियंस होता है, ठीक है, जो ईड होता है, चाइल्डहुड में क्या होता है, ईड होता है, ये याद रखना, चाइल्डहुड में क्या होता है, ईड हमारा सबसे ज्यादा फोकस में रहता है। तो ये ईड में जो डेवलपमेंट होती है, ये ईड कहाँ कैसे कैसे डेवलपमेंट होती है, 5 स्टेजेस में डेवलपमेंट होती है। ओरल स्टेज, एनल स्टेज, phallic stage, latency stage and your genital stage. So in each of these stages the child source of pleasure, तो हर एक स्टेज में जो चाइल्ड का जो प्लेजर होता है, प्लेजर ही होगा ईड में कि मेरे को पर्सनल सेटिस्फाई करना है, ठीक है, तो वो फोकस यहाँ पे किया जाता है। जैसे द माउथ, द एनस एंड द जेनाइटल्स, ठीक है। सो इन्फेंट्स जो छोटे बच्चे होते हैं, बहुत ही छोटे बच्चे जो होते हैं, इन्फेंट्स यही बोलते हैं, 18 to 3 months में जो इन्फेंट बोलते हैं उसको, इन द ओरल स्टेज, ओरल स्टेज के अंदर आते हैं, वो क्या करते हैं, सेटिस्फाई देयर हंगर, ठीक है, उनको क्या भूख ही लगती है, उनको और किसी दुनिया से तो कोई मतलब नहीं है, उनको सिर्फ अपनी भूख मिटानी है। सो बाय बीइंग ब्रेस्ट फीड, सो दे एसोसिएट प्लेजर विद माउथ, ठीक है। तो उनका जो प्लेजर होता है, जो भी उनका प्लेजर होता है, जो भी उनकी डिजायर्स होती है, वो कहां से पूरी होती है, उनके माउथ से पूरी होती है, ठीक है। इन्होंने बस थोड़ा ज्यादा एक्सप्लेन किया हुआ है यहाँ पे। तो प्लेजर, मेनली हम प्लेजर ही यहाँ पे कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है, हमें प्लेजर ही हमें करना है, हमें अपनी डिजायर्स ही कंप्लीट करनी है। तो जो ओरल स्टेज होता है, जो बच्चों की जो ओरल स्टेज होती है, इन्फेंट्स होते हैं जो 3 साल तक के बच्चे होते हैं, तो अपना प्लेजर वो कैसे कंप्लीट करते हैं, वो अपनी जो डिजायर होती है वो कैसे पूरी करते हैं, उनको भूख की डिजायर होती है, उनको खाली भूख ही करनी होती है, तो वो कैसे डिजायर पूरी करते हैं, अपने मुंह से, ठीक है, मुंह से ही वो ब्रेस्ट फीडिंग करते हैं, माँ का दूध पीते हैं, ठीक है। सो देन इन एनल स्टेज, एनल स्टेज में क्या होता है, दे आर टॉयलेट ट्रेंड, ठीक है, दे आर टॉयलेट ट्रेंड। फिर उसमें क्या होता है, हैंस द फोकस इज ऑन एनस, ठीक है, तो ये तो समझ ही गए होगे सब, क्या ही बताऊं मैं इसको। So this is followed by the, समझ गए। this is followed by the phallic stage। इसके बाद क्या आती है, phallic stage आती है, where the children become curious about their genitals, ठीक है, phallic stage। phallic stage हमारी आ गई 3 to 6 years, ठीक है। 3 to 6 years में क्या होता है उनका, where the children become curious about their genitals, वो curious हो जाता है अपने genitals को लेके, जैसे कि लड़का है या लड़की है तो curious हो जाता है कि यार मैं लड़का हूँ, ठीक है, या लड़की होगी हाँ यार मैं लड़की हूँ। तो जो जेनाइटल जो हमारे डिफरेंसेस होते हैं ना, लड़का और लड़की के अंदर जो होते हैं, जो लड़के के अंदर होते हैं फिर लड़कियों के अंदर होते हैं, तो वो उसके लेके ज्यादा थोड़ा क्यूरियस हो जाता है। फिर क्या होता है, फिर लेटेंसी स्टेज आती है। लेटेंसी स्टेज कौन सी होती है, 6 to 12। इसमें क्या करता है, द लिबिडिनल अर्जेस, जो हमारे सेक्सुअल अर्जेस होते हैं, ठीक है, आर सप्रेस्ड। फिर हमारे सेक्सुअल जो डिजायर्स होते हैं वो हमारे आते हैं पिक्चर में, लेटेंसी स्टेज में। उसके बाद फाइनली द जेनाइटल स्टेज इज मार्क्ड बाय द मैच्योर एंड हेल्थी इंटरेस्ट एंड एटीट्यूड टुवर्ड्स सेक्सुअलिटी, इंटीमेट रिलेशनशिप एंड रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो जो हमारे जेनाइटल स्टेज होती है 12 to 20 वाले में होती है, इसमें सबसे ज्यादा क्या होता है, हमारा मैच्योरनेस होती है, किसके रिगार्डिंग, हेल्थी इंटरेस्ट के रिगार्डिंग, किसमें, टुवर्ड्स सेक्सुअलिटी, टुवर्ड्स इंटीमेट रिलेशनशिप, ठीक है, टुवर्ड्स रिप्रोडक्शन। हमारे डिजायर इसमें बहुत ज्यादा हो जाती है, ठीक है। जब 20 साल तक के होते हैं तो दिमाग में बहुत ये सब चीजें आती हैं कि यार हाँ ये सब चीजें क्या है, क्या ये सब कैसे होता है, ठीक है। So then the progression through these stages mark the development of personality, ठीक है। तो ये इन सब चीजों में क्या होता है, डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी, ये सब डिजायर्स हैं, ये नेचुरल होती हैं, ठीक है। हम साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं तो हम ओपनली बात कर सकते हैं, दैट्स नॉट मतलब कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। तो हमें सब डिजायर्स की बात करें, डिजायर्स ही हमारी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करें। हम यहाँ पे 20 साल तक की बात कर रहे हैं, अप टू 20। इसके बाद ही ईगो और सुपर ईगो पिक्चर में आता है, ठीक है। ईगो तो आता है, इससे पहले ईगो पिक्चर में आ जाता है, कहने की बात है वो, मतलब मेरा कहने का मतलब 20 साल तक जो आईडी हमारा ज्यादा पिक्चर में रहता है, जो सिर्फ डिजायर पूरी करने के बारे में सोचता है, ठीक है। हम ज्यादा प्लेजर